वेलकम टू के क्लासेज। तो अपन कल पढ़ रहे थे गुणों में आवर्तिता के बारे में, ठीक है, यानी कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो उसमें अपन ने 5 पॉइंट पढ़ लिए थे, सॉरी 6। अब अपन 7वां स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक है इसका पीरियोडिसिटी का, वो 7वां टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है संयोजकता, ठीक है, संयोजकता या वैलेंसी। अब सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि वैलेंसी होती क्या है, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होती है कि कोई भी परमाणु है, ठीक है, जैसे परमाणु का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर होगा जिसमें नाभिक पाया जाएगा बीच में और चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे, ठीक है। तो जो परमाणु का सबसे बाह्यतम कोश होगा और जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको अपन कहते हैं संयोजकता, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि संयोजकता का निर्धारण अपन कैसे कर सकते हैं। तो संयोजकता का निर्धारण अपन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अपन संयोजकता का निर्धारण है वो किसके आधार पर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर संयोजकता का निर्धारण करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे यदि अपन एक एटम ले, जैसे हाइड्रोजन का एटम लिया, किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s1 होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो बाह्यतम कोश है उसमें कितने, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसकी संयोजकता कितनी है, वैलेंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखते हैं हीलियम की, ठीक है। हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 1s2 होगा, ठीक है। 1s2 मतलब इसका जो बाह्यतम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। इसी प्रकार से अपन कोई भी अपन को एटम दे दिया जाए और उसका साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे या फिर अपन को उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात हो तो अपन उसका संयोजकता का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी संयोजकता। अब अपन कह सकते हैं कि जो संयोजकता है वो एक्चुअल में कैसे अपन निर्धारित करते हैं, ठीक है। जैसे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसके साथ यदि एक हाइड्रोजन और जोड़ दिया जाए तो आप देख सकते हैं इसके साथ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। यानी कि जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है, ठीक है। जैसे आप कार्बन देख लो, कार्बन की संयोजकता, अब जैसे मीथेन है, CH4 है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए, 4 जुड़े हुए। तो अपन कह सकते हैं इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। या तो अपन ऐसे कह सकते हैं या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन, जितने किसी परमाणु के साथ ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, ठीक है, उनकी जो आधी संख्या होती है उसी को अपन संयोजकता कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखना कि H2O है, ठीक है, H2O है। इसमें आप हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने जुड़े हुए, 1 जुड़ा हुआ है, स्टार्ट। अब आप देखते हैं कि H2O है, ठीक है। H2O में हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए, 2 जुड़े हुए, यानी कि ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी वो कितने होगी, 2 होगी। तो अपन कह सकते हैं कि इन्होंने क्या बोला है कि जो जितने हाइड्रोजन संयोग कर रहे हैं, यानी संयोग करने वाले हाइड्रोजनों की संख्या है वो किसके बराबर होगी, उसकी संयोजकता के बराबर होगी। तो ये आपने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब आप देखते हैं कि जो S ब्लॉक के तत्व है, यानी कि S ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं, 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। तो इनको अपन क्या कहते हैं, क्षार धातुएं और क्षार मृदा धातुएं, यानी कि एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। तो इनकी जो संयोजकता होती है वो पहले वर्ग की 1 होती है और दूसरे वर्ग की 2 होती है, यानी कि एस ब्लॉक के जो तत्व होंगे
उनकी संयोजकता है वो क्रमशः 1 और 2 होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो उनका बाह्यतम कोष होता है उसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले वर्ग में 1 होती है और दूसरे वर्ग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो ये है अपने एस ब्लॉक। फिर आप देखते हैं कि जो 17वां ग्रुप है, 17वां वर्ग, यानी कि आवर्त सारणी का 17वां ग्रुप, या अपन उसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हैलोजन समूह है उनकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? -1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो उनके बाह्यतम कोष है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7। ठीक है, अब उसको अष्टक पूर्ण करना है। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यानी कि या तो वो इलेक्ट्रॉन देकर अपना अष्टक पूर्ण कर ले या फिर इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक पूर्ण करे, तो वो उसकी संयोजकता होती है। तो आप देखते हैं यहाँ पे अपन कह सकते हैं इसकी जो बाह्यतम कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी अपन संयोजकता 7 नहीं कह सकते, लेकिन यदि ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये अपन खुद का अष्टक पूर्ण कर सकता है, यानी ऑक्टेट है जो पूर्ण हो जाएगा। तो ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए ये जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है वो इसकी संयोजकता है। जैसे अपन देखते हैं जो 17वां वर्ग से पहले वर्ग आता है 16वां। ठीक है, 16वें ग्रुप का जो एलिमेंट होगा उसकी संयोजकता कितनी होती है? -2। कैसे? जैसे ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी या 2 इलेक्ट्रॉन लेने में? तो आप देखते हैं कि इसको जो यदि ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सीधी सी बात है कि जो प्रोसेस इजीली हो जाता है, यानी कि अपन सरल तरीके से हो रहा है, तो उसी से अपन उस चीज को करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है जो ये 6 देगा तो इसको ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ये 2 दे रहा है तो इसको कम ऊर्जा, 2 ले रहा है तो इसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? -2 होती है। अब आप देखते हैं कि जो 18वां वर्ग होता है, कौन सा? 18वां वर्ग को अपन क्या कहते हैं? अक्रिय गैस समूह, अक्रिय या निष्क्रिय। ठीक है, या फिर नोबल गैस। कौन सा? नोबल गैस। तो जो नोबल गैस के गैस समूह के जो तत्व होते हैं, यानी 18वां वर्ग के जो तत्व होंगे, 18वें वर्ग के तत्व सभी तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नोबल गैसेज या अक्रिय गैस कहलाती है। ठीक है, तो इनका जो बाह्यतम कोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, यानी कि इनका जो ऑक्टेट होता है वो पूर्ण होता है, यानी इसको न तो इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत होती है न इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इस प्रकार की जो इस प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं, यानी कि 18वें वर्ग के जो तत्व है या गैसेज है या अक्रिय गैस या अपन उसको नोबल गैसेज कहते हैं, तो इनकी संयोजकता होती है वो 0 होती है। कितनी होती है? 0, यानी कि 0 होती है। ठीक है, तो ये थी आपकी संयोजकता। अब आप देखते हैं कि अब आप देखते हैं कि जो भी वर्ग होगा, यानी कि आवर्त सारणी के जो वर्ग होते हैं उसमें तो आपको पता है कि किसी एक वर्ग के जो सभी तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, यानी कि उसमें जो संयोजकता है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अब अपन देखते हैं कि किसी आवर्त में, ठीक है, यानी कि कोई भी आवर्त है या अपन कह सकते हैं पीरियड है, तो पीरियड में अपन यदि बाएं से दाएं जा रहे हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो संयोजकता है वो 1 से ग्रुप 4 तक तो बढ़ेगी, लेकिन इसके बाद वापस घटेगी। कैसे? जैसे एक अपन ले लेते चौथे ग्रुप का कोई कार्बन मतलब एलिमेंट ले लिया, कार्बन ले लिया। ठीक है, कार्बन की संयोजकता होती है 4। अब कार्बन से आगे वाला ग्रुप अपन ले ले, जैसे 5वें ग्रुप का कोई ले लिया, जैसे बोरॉन ले लिया। ठीक है, बोरॉन। अब इसकी संयोजकता है जो 5 न होकर कितनी होगी? 3 होगी। क्यों? क्योंकि जो इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए इसमें कितने पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉनों की। अब इसको सरल ज्यादा कौन होगा? 5 इलेक्ट्रॉन देना या लेना? आप बता सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन लेना इसको सरल होगा या फिर 5 इलेक्ट्रॉन देना? जो अपन कह सकते हैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेना है जो आसान होगा। क्यों? क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि 5 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसलिए अपन लेफ्ट टू राइट जाते तो 1 से 4 तक तो
संयोजकता बढ़ती है, उसके बाद घटने लगती है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो वो जो संयोजकता है वो घटती है और 18वें ग्रुप में एकदम से शून्य हो जाती है। ठीक है, और फिलहाल मतलब आप अब अपन इस संयोजकता को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको पूछ लिया जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कि जैसे कोई अपन ले ले, ये कोई सहसंयोजी यौगिक है। ठीक है, अब इसमें ये बॉन्ड प्रेजेंट है और इस बॉन्ड में से जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि विद्युत ऋणता है वो क्या होगी, ज्यादा है। विद्युत ऋणता ज्यादा है इसलिए तो इसकी कम है, और इसकी ज्यादा है इसलिए तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो जो जितने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अब यदि ये मतलब ले रहा है तो -2, दे रहा है तो +2। ठीक है, जब इसकी होगी -2, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये दे रहा है तो इसका +2। तो अब मतलब आज के टाइम में अपन जो संयोजकता है इसको, वैलेंसी है, इसको यूज में न लेकर ज्यादातर अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी ऑक्सीकरण अवस्था। अब अपन स्टार्ट करेंगे परमाणु आकार। परमाणु आकार या फिर एटॉमिक साइज। ठीक है, परमाणु आकार क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जैसे ये कोई परमाणु है। ठीक है, अब इसका जो बीच में होगा नाभिक होगा, तो ये परमाणु की संरचना है। इसमें यदि अपन वायतन कोश और नाभिक के बीच की दूरी ज्ञात करें, या फिर जो दूरी है वो क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या, या अपन कह सकते हैं इसको एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब जो परमाणु त्रिज्या वो क्या कहलाती है, नाभिक और वायतन कोश के बीच की दूरी वो परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब अपन इसको परमाणु त्रिज्या को 2 प्रकार से, 2 या 3 प्रकार से अपन विभक्त कर सकते हैं। मेनली अपन कहते हैं 2 प्रकार से। जैसे पहले ले लेते हैं अपन सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, सहसंयोजक त्रिज्या, या अपन ले रहे हैं कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, दूसरी ले रहे हैं अपन वांडरवाल त्रिज्या। वांडरवाल त्रिज्या। ठीक है, अब आपको पता लगाना है कि सहसंयोजक त्रिज्या और वांडरवाल त्रिज्या होती क्या है। तो जैसे ये कोई परमाणु है। ठीक है, जैसे ये किसी अणु में 2 परमाणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जो इन 2 परमाणुओं के बीच की दूरी है वो क्या कहलाएगी, यदि अपन इसका आधा करेंगे तो ये इसकी त्रिज्या है। तो 2 परमाणुओं के बीच की दूरी का जो आधा भाग है वो कहलाती है सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, यानी कि RC, यानी कि कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, अब जब ये जो लेटिस है इसमें उपस्थित बाकी वाले जो परमाणु है, ऐसे यदि उनकी संरचना है, ठीक है, इनमें नाभिकीय, यदि किसी परमाणु और जैसे कोई एक अणु है जिसमें 2 परमाणु आपस में जुड़े हुए। ठीक है, यदि इन परमाणुओं के बीच की दूरी का अपन आधा करें तो वो जो आधी दूरी है वो इसकी क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि सहसंयोजक त्रिज्या क्या होगी, किसी अणु में उपस्थित 2 परमाणुओं के बीच की दूरी, जो 2 परमाणु के बीच की दूरी का जो आधा भाग है वो क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या या फिर कोवेलेंट रेडियस कहलाती है। अब वांडरवाल त्रिज्या क्या होती है, यदि इसी जो अणु है इस अणु के लेटिस में यानी कि इसके जालक में, क्रिस्टल जालक में कोई दूसरे परमाणु उपस्थित है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरे परमाणु उपस्थित है। ठीक है, अब
इन दोनों परमाणुओं के जो नाभिक है, यानी ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है, अब ये दोनों अनाबंधित है, यानी कि आपस में इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। यानी कि दो किसी क्रिस्टल जालक में दो अनाबंधित परमाणुओं के बीच की दूरी का जो आधा भाग है वो क्या कहलाता है? वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। तो ये तो होगी क्या? कोवेलेंट रेडियस, ये होगी वान डेर वाल रेडियस। यानी कि दो किसी अणु में उपस्थित बंधित दो परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। और किसी जालक में उपस्थित उन्हीं परमाणुओं के साथ कोई अनाबंधित परमाणु उपस्थित हो, यानी उसके साथ जुड़े हुए नहीं हो, उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, तो उन परमाणुओं के बीच की दूरी का जो आधा भाग है वो क्या कहलाता है? वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। अब आप देखते हैं कि जो यहाँ पे परमाणु जुड़े हुए हैं तो इनके बीच की दूरी है वो कम है, यानी कि इसकी जो कोवेलेंट रेडियस होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। और जो अनाबंधित परमाणु है इनके बीच की दूरी क्या है? ज्यादा है, यानी कि इसके ये ज्यादा है तो इसका आधा भी इससे ज्यादा होगा। यानी कि जो वान डेर वाल त्रिज्या है वो कोवेलेंट त्रिज्या से ज्यादा होगी, यानी कि सहसंयोजक त्रिज्या का मान वान डेर वाल त्रिज्या से कम होगा। ठीक है। अब एक और त्रिज्या होती है इसके अलावा, धात्विक त्रिज्या। ठीक है, 3 नंबर पे धात्विक त्रिज्या, या अपन कह सकते हैं मेटेलिक रेडियस। ठीक है, तो मेटेलिक रेडियस क्या होगी? जब दो कोई जैसे धातु का क्रिस्टल उपस्थित है, यानी कि धातु के क्रिस्टल में उपस्थित किन्हीं दो परमाणुओं के बीच की दूरी, ये जैसे कोई दो किसी धातु का क्रिस्टल है, ठीक है, यानी मेटेलिक क्रिस्टल है, यानी कि ये क्या है? धातु का क्रिस्टल जालक है। अब इन जालक में जो दो परमाणु उपस्थित है, इन परमाणुओं के बीच की दूरी का जो आधा भाग है वो क्या कहलाता है? धात्विक त्रिज्या कहलाता है। यानी कि जब किसी धातु में उपस्थित परमाणु, या फिर अपन कह सकते हैं किसी धातु के क्रिस्टल जालक में उपस्थित दो परमाणुओं के बीच की दूरी का जो आधा भाग है वो क्या कहलाता है? उसकी धात्विक त्रिज्या कहलाता है। जैसे ये कोई धात्विक क्रिस्टल है, ठीक है, ये परमाणु नाभिक है इनके। अब आप देखते हैं कि इनके नाभिक बीच की दूरी ये, इसकी ये और इनकी ये। ठीक है, अब यदि इनका जो आधा भाग करें अपन, तो इन दो नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये धात्विक क्रिस्टल जालक है। ठीक है, यदि ये धात्विक क्रिस्टल जालक ना होकर कोई दूसरे अणु होते और उनके बीच की जो परमाणु उपस्थित है, यदि, तो अपन इसको क्या कहते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यदि इनके साथ कोई अनाबंधित परमाणु जुड़े हुए, यानी इसके दूर थोड़े जुड़े हुए, लेकिन उनके बीच कोई बॉन्ड इंटरेक्शन नहीं बना हुआ है, तो इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वान डेर वाल त्रिज्या कहलाएगी। और जो वान डेर वाल त्रिज्या होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि वान डेर वाल त्रिज्या है वो सहसंयोजक त्रिज्या से ज्यादा होती है। अब इसका अगला पार्ट है और इस यूनिट का भी एंड पॉइंट है, वो है धात्विक और अधात्विक गुण। धात्विक और अधात्विक गुण, यानी कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब धात्विक और अधात्विक गुण से आपका मीनिंग क्या है? मतलब आप धात्विक और अधात्विक गुण से क्या समझते? तो धात्विक और अधात्विक गुण क्या होते हैं? जैसे ये कोई भी एलिमेंट है और उसका एक एटम है, यानी कि किसी तत्व का परमाणु है। यदि ये परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन यदि निकल रहा है, तो इसके द्वारा क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन बनेगा, यानी कि धनायन बनेगा। जैसे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे पहले, ठीक है, सॉरी माना कि 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? बाहर निकाल दिया है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन बचे। और एक इलेक्ट्रॉन चूंकि एक नेगेटिव बाहर निकला है, तो इसके पास क्या आएगा? एक पॉजिटिव आयन आएगा। यानी कि किसी परमाणु द्वारा या फिर किसी तत्व के परमाणु द्वारा
इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को यदि वो त्याग रहा है तो वो उसका क्या होता है, धात्विक गुण होता है। ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे कोई एलिमेंट है, उसका जो एटम है, यदि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, ठीक है, और ग्रहण करके यानी कि इसके पास माना कि पहले 4 इलेक्ट्रॉन है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को और ग्रहण किया तो इसके पास क्या हो गया, नेगेटिव आयन आ गया। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो नेगेटिव आयन और प्लस में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को यदि कोई परमाणु है, उदासीन परमाणु है, वो यदि एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और लेने के बाद यदि वो ऋणायन बना रहा है, क्या बना रहा है, ऋणायन बना रहा है या फिर नेगेटिव आयन बना रहा है, तो वो जो ऋणायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, ऋणायन बनाने की जो प्रवृत्ति है, तो उसको कहते हैं अधात्विक गुण। और जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति है, धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है, धात्विक गुण। यानी कि किसी भी एलिमेंट के एटम द्वारा यदि इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है। और नेगेटिव आयन बनाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये जो इसकी नेचर है, यानी नेगेटिव आयन बनाने की जो प्रकृति है या फिर प्रवृत्ति है, उसको अपन क्या कहते हैं, अधात्विक गुण। इसी प्रकार यदि कोई एलिमेंट या एलिमेंट का जो एटम है वो यदि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। ठीक है। यानी कि धनायन बनाएगा। तो ये जो धनायन बनाने की जो इसकी नेचर है या इसकी जो प्रवृत्ति है, उसको अपन क्या कहते हैं, धात्विक गुण कहते हैं। यानी अब आपको समझ में आया होगा कि धात्विक और अधात्विक गुण क्या होते हैं। यानी कि किसी परमाणु द्वारा, अब अपन धात्विक गुण की परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, धात्विक गुण कहलाता है। ठीक है। यानी आपको पूछ लिया जाए कि धात्विक गुण क्या होता है, यानी कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट है, यदि वो उसका एलिमेंट का जो एटम है, यदि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद पॉजिटिव आयन बना रहा है, तो इस प्रकार पॉजिटिव आयन बनाने की जो इसकी नेचर है किसी भी एलिमेंट की, वो क्या कहलाती है, धात्विक गुण या फिर मेटेलिक प्रॉपर्टीज। और सबसे ज्यादा जो धात्विक गुण होते हैं वो होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट में, एस ब्लॉक के। ठीक है। एस ब्लॉक में भी वर्ग या ग्रुप फर्स्ट के, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी बाह्य कोश में, 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन को जो है वो जल्दी त्यागते, यानी कि सरलता से त्याग सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो धात्विक गुण होंगे यानी धातुएं होगी वो किसमें होगी, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में होगी। और एस ब्लॉक में भी कौन सा, फर्स्ट वर्ग। ठीक है। यानी कि फर्स्ट ग्रुप। अब आते हैं अपन अधात्विक गुण पर। अधात्विक गुण, अब आप देख सकते हैं कि अधात्विक गुण क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। ये इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बना रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाएगा। यानी कि किसी तत्व के या फिर उदासीन तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की जो प्रवृत्ति है, ऋणायन बनाने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है, अधात्विक गुण कहलाती है। ठीक है। अधात्विक गुण कहलाता है। कैसे, जैसे यदि कोई
एलिमेंट है, यदि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो सीधी सी बात है क्या बनाएगा, ऋणायन बना रहा है। तो ये जो ऋणायन बनाने की जो इसकी नेचर है किसी एलिमेंट की, वो क्या कहलाती है, अधात्विक गुण कहलाती है। और जो अधात्विक गुण होंगे वो सबसे ज्यादा होते हैं किसमें, हेलोजन में। यानी कि जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन कौन सा ग्रुप कहलाता है, जो 17वां ग्रुप होता है उसको अपन क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो 17वें ग्रुप के तत्व होंगे उनकी जो अधात्विक प्रवृत्ति होगी वो सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है वो सबसे ज्यादा होती है बाकी वाले तत्वों। क्यों, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन तो त्याग नहीं सकते, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का आसानी से गेन कर सकते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए इनकी जो अधात्विक प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब अपन देखते हैं कि आवर्त सारणी में यदि अपन किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी कि कोई भी ग्रुप है, यदि उसमें अपन अप टू डाउन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अप टू डाउन जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जब अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनका परमाणु आकार है वो क्या होता है, एटॉमिक साइज है वो बढ़ता है, यानी कि परमाणु आकार बढ़ रहा है। परमाणु आकार बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है इनका जो न्यूक्लियर यानी कि नाभिक प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है जो घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है और परमाणु है जो, जैसे ये परमाणु है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन है। अब जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ रही है। अब कोषों की संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पे जो प्रभावी नाभिकीय आवेश बल लगेगा वो इसकी तुलना में ज्यादा होगा, यानी कि जैसे जैसे कोष बढ़ रहे हैं तो इसका मान कम होता जा रहा है। जैसे एटॉमिक साइज बढ़ रही है यानी परमाणु आकार बढ़ रहा है तो इसका मान कम होगा। अब इसका मान कम हो रहा है तो जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, मतलब घट रहा है, तो इसकी जो आयनन एंथैल्पी है यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका मान भी घटेगा। अब इसका मान घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, यानी कि इसका जो धात्विक गुण है वो बढ़ेगा, यानी कि मेटलिक जो प्रॉपर्टीज है वो बढ़ेगी। अब इसी प्रकार अपन अधात्विक गुण की बात करें तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो घट रहा है, और आयनन एंथैल्पी है वो उसका मान भी घट रहा है, यानी कि जो अधात्विक गुण होंगे वो घटेंगे। क्यों घटेंगे क्यों घटेगा, क्योंकि जो जैसे आयनन एंथैल्पी के मान घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन आयनन लब्धि एंथैल्पी है जो आयनन गेन एंथैल्पी यानी कि उसका मान है वो बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है उसका मान बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इसका मतलब जो अधात्विक गुण है उसमें कमी आएगी, ठीक है। यानी कि जो आयनन एंथैल्पी है, सॉरी आयनन लब्धि एंथैल्पी है उसका मान घट रहा है, ठीक है। इसका मान यदि घटेगा तो जो अधात्विक गुण है उसमें भी कमी आएगी। अब अपन आवर्त में जाते हैं, ठीक है, आवर्त यानी कि पीरियड में। अब जैसे बाएं से दाएं जा रहे हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो धात्विक गुण है उसमें कमी आएगी, यानी कि जैसे यहाँ पर जो तत्व होंगे उनका जो धात्विक गुण होगा वो ज्यादा होगा, और जो यहाँ पे तत्व होंगे उनकी जो अधात्विक गुण होगा वो ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इनका जो एटॉमिक साइज है वो घटता जाता है, और घटता जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा। अब ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो शक्ति है यानी क्षमता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की वो बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनेगा तो वो क्या होगा, अधातु ही होगी, तो इसलिए अधात्विक प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है। सबसे ज्यादा जो धात्विक प्रवृत्ति वाले तत्व होंगे ग्रुप फर्स्ट के यानी एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है उसका, और जो अधात्विक प्रवृत्ति होगी वो 17वां ग्रुप यानी कि हेलोजन समूह होगा, ठीक है। तो ये था आज का अपना टॉपिक जिसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा था संयोजकता, ठीक है। उसके बाद अपन ने परमाणु आकार के बारे में पढ़ा था। परमाणु आकार में अपन ने सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या, उसके साथ धात्विक त्रिज्या की भी बात की थी, और उसके बाद में अपन पढ़े थे धात्विक और अधात्विक गुणों के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।
अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।